नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य बहुमत पद्धति से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न कह रहा है जो सामान्य बहुमत पद्धति उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको सामान्य बहुमत पद्धति के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि सामान्य बहुमत पद्धति अथवा प्रणाली उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत कुल प्रत्याशियों में जो सबसे अधिक मत पाता हो, चाहे वह एक ही वोट से आगे क्यों न हो, विजयी या निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई प्रत्याशी सही आगे रहता है यानी कि एक वोट से जीतता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, अगर एक वोट से भी आगे रहता है तो उसको विजय निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत की विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। यहाँ पे आपको जनमत की विशेषता बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि सामान्यतः लोक जनमत की विशेषता इस प्रकार है। पहला, समाज के बहुमत का निर्णय करना, जनहित में किया गया निर्णय, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन, अंततः अल्पमत का समर्थन और विश्वास, और पांचवा है समाज में उसके प्रति सभी का समान भाव। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह की परिभाषा अथवा अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह क्या होता है। यहाँ पे आपको दबाव समूह की परिभाषा बताना है अथवा दबाव समूह की अवधारणा स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, दबाव समूह वे ही समूह हैं जो शासकीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से संगठित प्रयास करते हैं। उनका संगठन और उनकी प्रकृति राजनीतिक दलों से भिन्न होती है, परंतु राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे गैर राजनीतिक व्यक्तियों के संगठन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि जो दबाव समूह होता है, दबाव समूह वे ही समूह होते हैं जो शासकीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार संगठित प्रयास करते हैं। उनका संगठन जो होता है, उनकी प्रकृति जो होती है राजनीतिक दलों से भिन्न होती है। यानी कि जो भी राजनीतिक दल होता है उसकी तरह नहीं होता है, ये जो होता है भिन्न होता है। किससे भिन्न होता है, तो उनकी प्रकृति जो होती है, उनकी जो संगठन होता है राजनीतिक दलों से भिन्न होता है, परंतु राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे गैर राजनीतिक व्यक्तियों के संगठन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित, निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित, निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि जो संविधान किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा काफ़ी सोच विचार के बाद प्रलेख के रूप में बनाया जाता है, उसे लिखित और निर्मित कहा जाता है। वह कठोर अथवा अनमनीय होता है क्योंकि उसमें संशोधन की एक निर्धारित विधि होती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित, निर्मित, कठोर संविधान क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो संविधान किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा काफ़ी सोच विचार के बाद बनाया जाता है। जिस तरीके से भारत का जो संविधान है किसी सभा द्वारा निर्माण किया गया है, व्यक्तियों द्वारा निर्माण किया गया है, तो उसी तरीके से कह रहा है कि जो संविधान किसी संविधान निर्मात्री द्वारा काफ़ी सोच समझ के बाद प्रलेख के रूप में बनाया जाता है, यानी कि लिखित रूप में बनाया जाता है, उसे लिखित और निर्मित कहा जाता है। वह कठोर होता है और नमनीय होता है क्योंकि उसमें संशोधन की जो होता है निर्धारित विधि होती है, यानी कि एक समय होता है, उसके अंतराल के बाद ही क्या किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, सुधार किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक शासन अथवा प्रणाली की परिभाषा या उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक शासन होता है अथवा जो प्रणाली होती है, यहाँ पे आपको एकात्मक शासन के बारे में बताना है अथवा एकात्मक प्रणाली की परिभाषा बताना है, अवधारणा बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि एकात्मक शासन वह शासनिक प्रणाली है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का केंद्रीकरण केंद्रीय सरकार अथवा केंद्र में होता है। यानी कि जो एकात्मक शासन होता है उसकी सत्ता कहाँ होता है, उसकी सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होता है या फिर केंद्र में होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि स्थानीय इकाइयाँ उसकी इच्छा और उसके निर्देश के अंतर्गत उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है। उसकी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती तथा इस व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं होता, वे पूरी तरह केंद्र में निहित होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि यातायात तथा संचार के आधुनिक साधन तथा बदलते हुए राजनीतिक वातावरण के कारण विभिन्न देशों के बीच दूरियां समाप्त हो गई है और वे एक दूसरे के अति निकट आ गए हैं। आज
आज विश्व के देशों में विभिन्न स्तरों पर व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में परस्पर निकटता आ गई है। एक देश का अन्य देशों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। यहाँ पे जो है कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो एक देश का, यहाँ पे ध्यान समझिए, एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अराजकतावाद क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि अराजकतावाद एक ऐसा राजनीति और सामाजिक दर्शन है जो किसी भी प्रकार की शक्ति का विरोधी है अथवा राज्यविहीन समाज की परिकल्पना रहता है, पारस्परिक समझौते के जरिए शांति व्यवस्था स्थापित करने में विश्वास करता है। इसके अनुसार राज्य के अंत के साथ ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक समुदायों का जन्म होगा। यानी कि अराजकतावाद का अर्थ ये होता है कि जो अराजकतावाद होता है एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो किसी भी प्रकार की शक्ति का विरोधी है तथा राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करता है। यानी कि परिकल्पना क्या करता है, ये परिकल्पना करता है कि राज्य जो है राज्य विहीन है, पारस्परिक समझौते के जरिए शांति व्यवस्था स्थापित करने में विश्वास करता है। इसके अनुसार जो है राज्य के अंत के साथ ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक समुदायों का जन्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता की अवधारणा अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि समानता की अवधारणा क्या है या फिर समानता की परिभाषा क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि आर्थिक दृष्टि से सभी का समान होना समानता नहीं है। यानी कि आर्थिक दृष्टि से सभी का समान होना समानता नहीं है। विकास के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर की प्राप्ति तथा वंश, जन्म स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म और संपत्ति के आधार पर भेदभाव की समाप्ति समानता है। यानी कह रहा है कि समानता क्या है, तो कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सभी का समान होना समानता नहीं है। विकास के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर की प्राप्ति तथा वंश, जन्म स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म और समाप्ति के आधार पर भेदभाव की समाप्ति करना ही क्या है, समानता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि दंड के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको दंड के उद्देश्य के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि दंड के उद्देश्य के 2 प्रकार हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। यानी कि जो दंड होता है उसका जो उद्देश्य होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक दंड और दूसरा होता है नकारात्मक दंड। तो कह रहा है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना उसका नकारात्मकता है तथा उसमें सुधार करना सकारात्मक लक्ष्य है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि अपराध कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो नकारात्मक होगा और उसमें अगर सुधार किया जाए तो क्या होगा, सकारात्मक लक्ष्य होगा। तो कह रहा है कि दंड के कितने उद्देश्य होते हैं, तो दंड के 2 उद्देश्य होते हैं, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि बहुलवाद क्या होता है, बहुलवाद से क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बहुलवाद के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, बहुलता के बारे में सामान्यतः यह धारणा है कि वह पूर्ण, निरंकुश, असीमित, अद्वितीय और विभाजित होती है, परंतु बहुलवादियों ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि अविभाजित और निरंकुश न होकर समाज के विभिन्न समूहों अथवा वर्गों में निहित होती है। 19वीं शताब्दी में इसके विरुद्ध जन्म लेने वाली बहुलवादी विचारधारा ने इसकी एकत्ववादी अथवा अद्वैतवादी चरित्र का जोरदार खंडन किया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलवाद क्या होता है, तो इसका उत्तर ये होगा कि जो संप्रभुता होता है, संप्रभुता के बारे में सामान्यतः धारणा है कि वह पूर्ण, निरंकुश होता है और असीमित होता है, अद्वितीय होता है, विभाजित होता है, परंतु बहुलवादियों ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि अविभाजित होती है, यानी कि इसका विभाजन नहीं हो सकता, और निरंकुश नहीं है। यानी कि इन लोगों ने कहा है, किसने, बहुलवादियों ने कहा है कि इसका खंडन नहीं हो सकता, ये अविभाजित है, निरंकुश है, लेकिन समाज के विभिन्न समूहों तो वर्गों में निहित होती है। 19वीं शताब्दी में इसके विरुद्ध जन्म लेने वाली बहुलवादी विचारधारा ने इसकी एकत्ववादी अथवा अद्वैतवादी चरित्र का जोरदार खंडन किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य होता है उसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पे आपको राज्य की परिभाषा देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, अरस्तु ने राज्य की परिभाषा करते हुए कहा कि राज्य परिवारों और गाँवों का संघ है जिसका पूर्णतया आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति ही लक्ष्य है। लास्की ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है कि राज्य जो है एक भू क्षेत्र में बसा हुआ समाज है जो सरकार और प्रजा में विभक्त होता है अपने भौगोलिक क्षेत्र में, जिसकी सभी अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता होती है। यानी कि जो है कि अरस्तु ने कहा है, यानी कि जो राज्य होता है, अरस्तु ने कहा है कि राज्य जो है परिवारों और गाँवों का संघ है जिसका पूर्णतया आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है। जबकि लास्की ने कहा है कि लास्की ने इसकी परिभाषा दिया है कि राज्य जो है एक भू क्षेत्र में बसा हुआ समाज है जो सरकार और प्रजा में विभक्त होता है अपने भौगोलिक क्षेत्र में, जिसकी सभी अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताइए।
तो यहाँ पे उत्तर इसका ये होगा, गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में 3 बातें निहित है। पहला, राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति का अनुसंधान। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप, उनका इतिहास तथा विभिन्न रूप। और तीसरा, राजनीतिक प्रगति तथा विकास के नियमों का निर्धारण। ये जो 3 बातें हैं गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में क्या होता है, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में ये गार्नर की बातें हैं जो 3 बातें निहित हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थागत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। संस्थागत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि संस्थागत दृष्टिकोण या राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए पारंपरिक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकार की औपचारिक विशेषताओं से संबंधित है और राजनीतिक संस्थानों और संरचनाओं के अध्ययन को गति प्रदान करती है। यानी कि जो संस्थागत दृष्टिकोण होता है यह राजनीति विज्ञान का अध्ययन करती है और पारस्परिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बनाती है। यह जो है दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकार की औपचारिक विशेषताओं से संबंधित है और राजनीतिक संस्थानों और संरचनाओं के अध्ययन को गति प्रदान करती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय की अवधारणा क्या है, तो इसका उत्तर ये होगा कि जो न्याय होता है व्यापक अर्थ में अच्छाई, सदाचार, नैतिकता तथा धर्म आदि के रूप में न्याय की व्याख्या की जाती है। संकीर्ण अर्थ में इसे कानूनी न्याय के रूप में देखा जाता है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। सो आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।